वैसे ही होंगे जैसे थे। आज हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं और विद्युत बल रेखाएं। आज का टॉपिक है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र के बारे में। उससे पहले एक और बात, कुछ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट ने मैसेज किए। मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपको लाइव पढ़ना है इंग्लिश मीडियम के लिए तो जूम पे क्लास होती है। इनका स्टूडेंट ने बोला आप यूट्यूब पे ही थोड़ा इंग्लिश का ज़्यादा यूज करो, तो आज के वीडियो में इंग्लिश के कुछ वर्ड्स का ज़्यादा यूज करेंगे ताकि आपकी भी समझ में आ जाए। आज का वीडियो पढ़ने के बाद, आज का वीडियो देखने के बाद हम क्या क्या सीख जाएंगे। आज ये टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस। इन्हें पढ़ने के बाद हम क्या क्या सीख जाएंगे। हम ये सीख जाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ स्ट्रांग होगा, कहाँ वीक होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी। ये बल की दिशा को भी बताएंगे और विद्युत क्षेत्र की दिशा को भी बताएंगे। इसके अलावा हम सीख जाएंगे कि दो विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल क्यों लगता है। हमें ये तो पता है कि बल लगता है, आकर्षण बल लगता है, लेकिन क्यों लगता है वो नहीं पता। आज हम ये भी सीख जाएंगे कि विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण बल क्यों लगता है, अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्जेस क्यों होगा वो भी सीखेंगे। समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण क्यों होगा वो भी सीख जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, कहाँ वीक होगा वो भी देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, विद्युत क्षेत्र। अब किसी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र है, वो हमें दिखता तो नहीं, या किसी पेन के ऊपर आवेश आ गया रगड़ने के बाद वो भी नहीं दिखता हमें, तो उसके चारों ओर का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखेगा। अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड वास्तविक है या काल्पनिक है, होता है या नहीं होता है, तो हम कैसे प्रूव करेंगे होता है कि नहीं। जो चीज़ें होती हैं वो कुछ करके दिखा सकती हैं, जो चीज़ नहीं होगी वो कुछ करके भी नहीं दिखा पाएगी। जो चीज़ वास्तव में होगी उसमें एक गुण होगा बल लगाने का गुण। अगर कोई चीज़ रियल होगी तो वो क्या लगा सकती है, फोर्स लगा सकती है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को मोशन करा सकती है, चला सकती है, उसको आकर्षित कर सकती है, प्रतिकर्षित कर सकती है। तो हम ये कैसे प्रूव करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। जैसे एक बलून है, एक गुब्बारा, अगर हम इसे अपने बालों से रगड़ें इस तरह से, तो इसके पास क्या आ जाएगा, आवेश। अब इस गुब्बारे को जो हमने आवेशित कर रखा है इसे कागज के टुकड़ों के पास लेकर जाएं तो क्या हो रहा है, आकर्षण। ये जो कागज के टुकड़े हैं ये बलून से जाके चिपक गए। इसने क्या किया, इसके पास गया बल लगाने के लिए, आंसर नहीं। इसने क्या किया, दूर से इन्हें आकर्षित कर लिया, दूर से ही उठा लिया। अब किसी चीज को उठाने के लिए हमें किसी न किसी चीज की जरूरत होगी। क्या लगा रहा है, ये बल लगा रहा है। हम भी लगाते हैं बल, तो हम हैं वास्तव में तभी तो बल लगा सकते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है तभी तो वो बल लगा रहा है, दिख नहीं रहा लेकिन है तो सही। ये प्रूव तो हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका प्रभाव दिख रहा है हमें, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, विद्युत क्षेत्र है, ये हम प्रूव कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर विद्युत क्षेत्र है तो हम किसी को कैसे दिखाएंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ऐसा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सब बातें इस टॉपिक के अंदर सीखेंगे। तो सबसे पहली बात आती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती क्या है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। मान लो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कोई विद्युत क्षेत्र है। अब विद्युत क्षेत्र दो प्रकार के आवेशों का होता है, धनात्मक आवेश का होगा या ऋणात्मक आवेश का होगा। इस तरह से अगर हम अपने परीक्षण आवेश को, जो हमने पिछले टॉपिक में देखा था, टेस्ट चार्ज 1 कूलम Q0 से इसे दर्शाते हैं। अगर हम इसे परीक्षण आवेश को इस विद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर जाएं तो हम क्या देखेंगे, ये धनात्मक आवेश, इस पर बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल लगाएगा तो ये आवेश इस बल की दिशा में क्या करेगा, चलना स्टार्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि बहुत छोटा होता है। पिछले वीडियो में बताया था ये छोटा क्यों होता है। जैसे ही चलना स्टार्ट करेगा तो ये बाहर निकल जाएगा इस रास्ते से। अगर हम इसी टेस्ट चार्ज को इस बिंदु पर रखें तो भी प्रतिकर्षण बल लगेगा और इस रास्ते से बाहर निकल जाएगा। अगर इसी टेस्ट चार्ज को यहाँ रखें तो प्रतिकर्षित होकर इस रास्ते से बाहर जाएगा, यहाँ रखें तो इस रास्ते से जाएगा। ऐसे ही अलग अलग बिंदुओं पर ये अलग अलग रास्तों से बाहर निकल जाएगा। समझ में आया। अगर हम इसी परीक्षण आवेश को ऋणात्मक आवेश के विद्युत क्षेत्र में लेकर जाए तब भी इस पर बल लगेगा, तब भी ये क्या करेगा, गति करेगा, मोशन होगा। तो ये जो परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश मतलब इकाई धनावेश को अगर हम विद्युत क्षेत्र में ले जाके और स्वतंत्र छोड़ दें तो क्या होगा, तो इस पर बल लगेगा और ये परीक्षण आवेश उस बल की दिशा में गति करना प्रारंभ कर देगा। चाहे हम धनावेश के विद्युत क्षेत्र में ले जाएं चाहे ऋणावेश के में ले जाएं, दोनों ही स्थिति में क्या होगा, इस पर बल लगेगा। अब ऋणात्मक आवेश के विद्युत क्षेत्र में किस तरीके से बल लगेगा, मान लो हमने इसको यहाँ रखा
तो यहाँ से ये क्या होगा, आकर्षित होगा और इस रास्ते से अंदर जाएगा। ऐसे ही इस बिंदु पर रखेंगे तो ऐसे अंदर जाएगा, यहाँ रखेंगे तो ऐसे जाएगा, अलग अलग बिंदुओं पर रखेंगे तो क्या होगा, हर जगह से आकर्षित ही होगा इस तरह से। समझ मारी बात आपको? चाहे धनात्मक आवेश का विद्युत क्षेत्र हो या ऋणात्मक आवेश का हो, दोनों स्थिति में क्या होगा कि परीक्षण आवेश बल अनुभव करेगा। तो अगर हम किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर ले जाएं, चाहे कैसा भी विद्युत क्षेत्र हो, तो विद्युत क्षेत्र उस आवेश पर बल लगाएगा और उस बल की दिशा में वो आवेश गति करना प्रारंभ कर देगा। जैसे अगर हम किसी वस्तु को धक्का लगाते हैं, बल लगा रहे हैं, तो वो वस्तु क्या होगी, उस बल की दिशा में, धक्के की दिशा में क्या होगी, गति करना प्रारंभ कर देगी। इसी तरह से यहाँ होगा, परीक्षण आवेश उस बल की दिशा में गति करना प्रारंभ करेगा। तो जिन पथों पर ये परीक्षण आवेश गति करेगा, उन पथों को हम क्या कहेंगे, उन पथों को हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं। समझ में आया आपको? विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है? अब जो डेफिनेशन में बोलूँ उसको आप नोट भी कर सकते हो, मैं लिखूंगा नहीं बोर्ड पे, चलो लिख देंगे। और डेफिनेशन क्या है इसकी, परीक्षण आवेश को या इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ने पर वो जिन काल्पनिक पथों पर गति करेगा, उन काल्पनिक पथों को विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं या विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। एक बार फिर से सुन लो, इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र में ले जाने पर या विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ने पर वो जिन काल्पनिक पथों पर गति करेगा, उन काल्पनिक पथों को विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हैं? इकाई धनावेश के काल्पनिक पथ हैं। इकाई धनावेश जिन काल्पनिक, अब काल्पनिक शब्द क्यों आया, क्योंकि हमें ये पता थोड़ी चलेगा ये किस रास्ते से बाहर जा रहा है या किस रास्ते से अंदर जा रहा है। इसलिए ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस तरह की होंगी, काल्पनिक रेखाएं। समझ में आया आपको? विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, तो मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ लिख देता हूँ। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की डेफिनेशन ये लिख दी, इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। अब अगर हम एक और डेफिनेशन लिखना चाहें विद्युत क्षेत्र रेखाओं की, कि हम किस और छोटा करना चाहें इसको, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, तो हम बोलेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर खींची गई काल्पनिक और सतत रेखाएं हैं। समझ में आ गया आपको? अब इनके दो नाम क्यों हैं, तो इसके दो रीजन हैं। पहला, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को भी दर्शाएंगी और विद्युत बल की दिशा को भी दर्शाएंगी। इनका नाम विद्युत बल रेखाएं किसने रखा, तो इनको विद्युत क्षेत्र रेखाओं को विद्युत बल रेखाएं सबसे पहले किसने कहा, फैराडे ने। लेकिन इनका जो सामान्य नाम है वो क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ज्यादातर हम इसे क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं ही बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। समझ में आ गया आपको दोनों डेफिनेशन? विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, इकाई धनावेश के पथ, किसी विद्युत क्षेत्र में इकाई धनावेश के पथ विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाते हैं। दूसरी, किसी विद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक और सतत रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, तो इसे साफ कर देते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की प्रॉपर्टीज, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं या गुण क्या क्या है, देखो क्या क्या है, तो उन्हें मैं लिखता जाऊंगा और समझाता भी जाऊंगा। सबसे पहली विशेषता क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी, तो हमने यहाँ देखा कि धनात्मक आवेश के विद्युत क्षेत्र में, धनात्मक आवेश के विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हो रही है, बाहर जा रही है, और ऋणात्मक आवेश के विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस तरफ जा रही है, अंदर जा रही है। यहाँ अगर धनात्मक आवेश हमारे पास है तो हम ये बता सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ से प्रारंभ होंगी, इनका स्टार्टिंग पॉइंट बता सकते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हुई है, कहाँ जा रही है वो नहीं बता सकते। अगर हमारे पास ऋणात्मक आवेश है, नेगेटिव चार्ज है, तो हम ये बता सकते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ टर्मिनेट होंगी, कहाँ इनका एंड होगा, कहाँ खत्म होंगी, लेकिन ये नहीं बता सकते कहाँ से आ रही है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होंगी और ऋणावेश पे खत्म, प्लस से प्रारंभ और माइनस पर समाप्त। ये इनका पहला होगा, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर जाकर खत्म होती है। अब अगर हमारे पास केवल धनावेश हो तो हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस तरीके से बनाएंगे, इस तरह से। अगर केवल ऋणात्मक आवेश हो तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस तरह की होंगी, इस तरह की। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं का जो मूल उद्देश्य है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्यों पढ़ रहे हैं, मूल उद्देश्य क्या है, मूल उद्देश्य है विद्युत क्षेत्र को ग्राफीय रूप से निरूपित करना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसका मूल उद्देश्य है। अगर हम मतलब एक तरह से विद्युत क्षेत्र की ड्राइंग है, डायग्राम है, चित्र है उसका कि विद्युत क्षेत्र इस तरह का होता है। जब भी मैं इस तरह की लाइनें बनाएंगे तो आप समझ जाओगे, या किसी बुक में देखोगे तो तुम अपने आप समझ जाओगे कि ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है।
विद्युत क्षेत्र रेखाओं का उपयोग विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है। जहां भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वहां क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होंगी वहां विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। तो ये इनका मूल उद्देश्य है। अब मान लो हमारे पास केवल धनात्मक आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस तरीके से बनाएंगे, इस तरह से। ये इसका डायग्राम होगा। और भी हो सकती है, यहाँ से भी जा सकती है, यहाँ से भी, लेकिन बाहर जाएंगे। केवल ऋणात्मक आवेश हो तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ आएंगी, ऋणात्मक आवेश की ओर, अंदर की ओर। अगर हमारे पास दोनों ही आवेश हो, प्लस भी हो और माइनस भी हो, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस तरह से बनाएंगे, तो उसका भी डायग्राम देखो। केवल प्लस है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस तरह से होंगी, इस तरह से। और विद्युत क्षेत्र रेखाओं में दिशा का बहुत महत्व है, दिशा बतानी पड़ेगी कि किस तरफ से किस तरफ जा रही है। ठीक है, माइनस का आवेश है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर आएंगी, अंदर की तरफ, इस तरह से। अगर प्लस और माइनस दोनों है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस तरह से बनाएंगे हम, इस तरह से, प्लस से माइनस की तरफ, इस तरह से। प्लस से बाहर ही जाएंगी और माइनस पर सभी रेखाएं अंदर ही आएंगी, इस तरह से। समझ में आ गया आपको? दोनों आवेश हैं तो इस तरह से विद्युत क्षेत्र रेखा बनाएंगे। प्लस माइनस दोनों है तो हम ये भी बता सकते हैं कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ पे ये समाप्त होगी, कहाँ पे टर्मिनेट होगी, ये भी बता सकते हैं। तो ये एकल आवेश की विद्युत क्षेत्र रेखा है, और ये अगर दो आवेश एक साथ हों तो उनकी विद्युत क्षेत्र रेखा है। अब ये चाहे बड़े छोटे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया आपको? ये इनकी पहली विशेषता है, प्लस से प्रारंभ होगी और माइनस पे समाप्त होगी। समझ में आ गया? अगर आप चाहो तो इन सबका पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे ये पहली प्रॉपर्टी खत्म होगी, दूसरी डेफिनेशन दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ये मान लो कोई आवेश है तो इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस तरह से उत्पन्न होंगी, इस तरह से। इस तरह से चारों तरफ होंगी इसकी, हमने एक साइड की बनाई। अब इस विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर हम अलग अलग जगह पे 3 पॉइंट लें, जैसे हमने लिया ये सी, एक दूसरा पॉइंट हमने यहाँ लिया, इतना ही बड़ा एरिया बी, और एक थोड़ा और अंदर लिया, इतना ही बड़ा एरिया ए। अब अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इन तीनों बिंदुओं में सबसे ज्यादा तीव्र विद्युत क्षेत्र, स्ट्रॉन्ग में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, तो हम आंसर देंगे ए पे। क्यों होगा ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग? तो अभी आप बोलोगे कि इसकी दूरी इससे कम है, तो ये भी एक रीजन है, लेकिन दूसरा रीजन क्या है जो अभी इस डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम में जो हमें दिखाई दे रहा है वो रीजन ये है कि यहाँ ये जो एरिया लिया है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इस एरिया से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसी है, ज्यादा है, और यहाँ इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होने वाली कैसी कम, और यहाँ इस एरिया से, या इसको यहाँ ले सकते हैं, इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास हो रही है विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो कैसी है, और कम। तो जहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होंगी, सघन होंगी, डेंस होंगी, उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो अगर हमसे कोई पूछे कि किस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। किस बिंदु पे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास पास होंगी। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की सघनता किसे दर्शाएगी, विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है, सघन रेखाएं, सघन रेखाएं किसके बराबर होंगी, प्रबल विद्युत क्षेत्र की। सघन रेखाएं हैं, इसका मतलब क्या है, विद्युत क्षेत्र कैसा है, प्रबल है। और विरल रेखाएं किसे दर्शाएंगी, दुर्बल विद्युत क्षेत्र को। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की सघनता किसे दर्शाएगी, समझ में आ गया आपको? विद्युत क्षेत्र रेखाएं जितनी पास पास होंगी, जितनी सघन होंगी, विद्युत क्षेत्र उतना प्रबल होगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जितनी दूर दूर होंगी, विद्युत क्षेत्र उतना दुर्बल होगा, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। समझ में आ गया आपको? ए बिंदु पर सबसे ज्यादा होगा और सी बिंदु पर सबसे कम होगा। ये दूसरी प्रॉपर्टी होगी। अब अगली प्रॉपर्टी है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती हैं। बंद लूप मतलब क्लोज लूप। क्लोज लूप क्या होता है, वो शॉर्ट में लिखते हैं, बंद लूप नहीं बनाती।
तो बंद लूप क्या होता है, कोई भी बंद आकृति क्या होती है, बंद लूप। जैसे ये बंद लूप है, ये भी एक बंद लूप है। इस तरह की कोई भी आकृति टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, लेकिन अगर इन सभी आकृतियों को हम बनाएं तो इन सभी में एक चीज कॉमन है, क्या है, जैसे हमें बनानी है त्रिभुज आकृति के बंद लूप, हमें बनाना है वृत्ताकार बंद लूप, हमें बनाना है आयताकार बंद लूप, ट्रायंगुलर, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर और कोई भी इरेगुलर शेप, इस तरह से कोई भी अनियमित आकृति। ये सब क्या है, बंद लूप है। ये सब बंद लूप बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने जिस बिंदु से स्टार्ट किया उसी बिंदु पे क्या किया, इसको खत्म किया। मतलब बंद लूप बनने के लिए क्या जरूरी है, प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट, लास्ट फाइनल पॉइंट, दोनों कैसे होने चाहिए, एक ही होने चाहिए। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु कैसे होने चाहिए, एक ही होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, जैसे अभी हमने प्रारंभ जहाँ से किया, स्टार्ट जहाँ से किया वहीं खत्म किया तो बंद लूप बना। अगर हम उससे थोड़ा पहले रुक जाते तो बंद लूप बनता, आंसर नहीं बनता। तो बंद लूप बनने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है, कंडीशन ये है कि जिस बिंदु से हम स्टार्ट करें वहीं पे खत्म होना चाहिए। अब विद्युत क्षेत्र का कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ खत्म होती है, तो विद्युत क्षेत्र का स्टार्ट होती है प्लस से और खत्म कहाँ होती है, माइनस पे। तो प्रारंभिक बिंदु प्लस है और अंतिम बिंदु माइनस है, तो ये विद्युत क्षेत्र का बंद लूप बना पाएगी, तो आंसर नहीं। अब ये मत सोचना कि ये बंद लूप बन गया, ये दो विद्युत क्षेत्र रेखाओं से मिलकर बनना है, ऐसे हम बंद लूप नहीं कहेंगे। एक विद्युत क्षेत्र रेखा की बात होगी, एक विद्युत क्षेत्र रेखा बंद लूप बना सकती है, तो आंसर नहीं। कब बनाएगी, जब वो जिस बिंदु से स्टार्ट हो वहीं पे खत्म हो, प्लस से स्टार्ट होकर प्लस पे खत्म हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, तो विद्युत क्षेत्र रेखा बंद लूप नहीं बनाएंगी। तो ये होगी आपकी तीसरी प्रॉपर्टी। इसके बाद आती है फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, ये सभी प्रॉपर्टी आपको डिटेल में नोट्स मिल जाएंगे या मैंने शायद भेज भी दिए, जिसे नहीं मिले वो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लेंगे। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी है विद्युत क्षेत्र रेखाएं निष्कोणीय, निष्कोणीय वक्र के रूप में होती है। निष्कोणीय वक्र मतलब स्मूथ लूप, स्मूथ कर्व। निष्कोणीय वक्र किस तरह के होते हैं, जैसे ये कर्व है, ये वक्र है, एक ये भी वक्र है और ये भी एक वक्र है। ये किस तरह के वक्र है, तो ये है कोणीय वक्र। इनमें क्या बन रहा है, एंगल, और ये अचानक से क्या हो रही है, किसी बिंदु पर मुड़ रही है। तो विद्युत क्षेत्र रेखा में तो इस तरह की हो सकती है, ना इस तरह की हो सकती है। किस तरह की होगी, इस तरह की, बिना एंगल वाली, बिना किसी मोड़ वाली, बिना कोने वाली, बिना कोण वाली। तो इसे हम क्या बोलेंगे, निष्कोणीय वक्र। समझ में आ गया आपको, विद्युत क्षेत्र रेखा किस तरह की होंगी, इस तरह की। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, चौथी। इसके बाद आती है पांचवी प्रॉपर्टी। कुछ प्रॉपर्टी छोटी है, कुछ बड़ी है। पांचवी प्रॉपर्टी, मान लो ये कोई विद्युत क्षेत्र रेखा है, क्योंकि अब समझ गए विद्युत क्षेत्र रेखा किस तरह की होती है। अब इस विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर, जैसे कोई पॉइंट है पी, इस बिंदु पर अगर हम कोई आवेश रख दें तो उस आवेश पर क्या लगेगा, बल। क्यों लगेगा बल, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखा जहां होगी वहां क्या होगा, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र रेखा किसको दर्शाती है, विद्युत क्षेत्र है यहाँ। तो अगर इस बिंदु पर कोई आवेश रख दिया जाए तो ये आवेश बल का अनुभव करेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र है ये। बल किस दिशा में लगेगा, तो आंसर है इस विद्युत क्षेत्र रेखा पर एक स्पर्श रेखा खींच दो, टेंजेंट। ये जो टेंजेंशियल लाइन है, टेंजेंट है, ये किसकी डायरेक्शन को शो कर रही है, तो आंसर है बल की दिशा में। और विद्युत क्षेत्र की दिशा को भी दर्शा सकते हैं। तो ये जो स्पर्श रेखा है ये किसकी दिशा को दर्शा रही है, बल की दिशा। तो विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा किसकी दिशा को दर्शाएगी, बल की दिशा को। समझ में आ गया। तो बिंदु बी पर बल की दिशा किस तरफ होगी, इस तरफ। अगर ये विद्युत क्षेत्र रेखा इस तरफ होती तो बल की दिशा ये वाली हो जाती। समझ में आ गया। अभी हमने डायग्राम इस तरह से बनाया है, तो ये सही, ठीक है, समझ में आ गया। अगर ये विद्युत क्षेत्र रेखा इस तरह की होती तो अच्छा, ये विद्युत क्षेत्र रेखा किसकी दिशा को दर्शा रही है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को। आगे जैसे जैसे हम जाएंगे तो हम देखेंगे हम विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा किसकी दिशा में लेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा में। मान लो इस तरह की विद्युत क्षेत्र रेखा है, बिल्कुल सीधी। अब इस बिंदु पर हमें विद्युत बल की दिशा निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पे क्या खींचेंगे, स्पर्श रेखा। अब यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो क्या होगी, इसी की डायरेक्शन में आएगी। स्पर्श करते हुए एक रेखा खींचोगे इस बिंदु को तो इसी के ऊपर आ जाएगी। तो ये स्पर्श रेखा इसी रेखा की दिशा में, तो ये रेखा खुद ही किसकी दिशा को बता रही है, बल की दिशा में। अगर ये सीधी है तो ये खुद ही किसकी दिशा को बताएगी, बल की दिशा को, और विद्युत क्षेत्र की दिशा को। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्पर्श रेखा किसकी दिशा को बताएगी, बल की दिशा को।
ये जो डायरेक्शन ये किसकी है, एफ की। समझ में आ गया। तो इसे लिख देता हूँ प्रॉपर्टी, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा उस बिंदु पर बल की दिशा को दर्शाती है। ये होगी पांचवी प्रॉपर्टी। इसके बाद आती है नेक्स्ट छठी प्रॉपर्टी। छठी प्रॉपर्टी क्या है? छठी प्रॉपर्टी ये है कि दो स्पर्श रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती। क्यों नहीं काट सकती? क्योंकि अगर ये काटेगी तो ये जो कटान बिंदु है, इस कटान बिंदु पर ये इंटरसेक्शन पॉइंट, इस पॉइंट पे बल की दिशा कैसे निकालेंगे, फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो आंसर है स्पर्श रेखा से। कैसे? अब अगर हम इस पॉइंट को इस रेखा पर माने तो स्पर्श रेखा कैसे खींचेंगे? इस तरह से। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी इधर। अगर हम इस पॉइंट को इस रेखा पर माने तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? तो ये वाली होगी। क्योंकि जो पांचवी प्रॉपर्टी है उसमें हमने क्या पढ़ा, स्पर्श रेखा बल की दिशा को दर्शाती है। तो अगर ये दो विद्युत क्षेत्रिकाएं एक दूसरे को काटेंगी तो इस बिंदु पर हमें बल की कितनी दिशाएं प्राप्त होंगी? दो। पांचवी प्रॉपर्टी के हिसाब से दोनों सही है, लेकिन एक पॉइंट पे बल की दो दिशाएं संभव नहीं है। अगर दो दिशाएं संभव नहीं है इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को नहीं काटेंगे। समझ में आया आपको? छठी प्रॉपर्टी क्या है? दो विद्युत क्षेत्रिकाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों नहीं काटती? क्योंकि अगर वो काटेंगी तो कटान बिंदु पर बल की दो दिशाएं प्राप्त होंगी, और बल की दो दिशाएं एक ही बिंदु पर बल की दो दिशाएं संभव नहीं है, क्योंकि बल एक सदिश राशि है, एक बिंदु पर एक ही दिशा होगी। छठी प्रॉपर्टी क्या है? मैं ये लिख देता हूं, कभी नहीं काटती। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, कभी नहीं काटती। क्यों नहीं काटती? रीजन समझ में आ गया। काटेंगे तो बल्कि एक ही पॉइंट पर दो दिशाएं आएंगी। अब ये जो पांचवी प्रॉपर्टी है इसको आप अच्छे से समझ लेना, क्योंकि आपके बाद में काम आएगी। जैसे स्पर्श रेखा बल की दिशा को दर्शाएगी। जैसे मान लो ये कोई विद्युत क्षेत्र रेखा है। अब मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट पे, इस बिंदु पर विद्युत बल की दिशा कौन सी होगी, तो आप तुरंत बता सकते हैं कि ये वाली। इस पॉइंट पे अगर हम पूछें तो ये वाली। स्पर्श रेखा सभी समझते हैं ना। ये कोई वक्र है तो इस वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा कैसे खींचते हैं? ये होती है स्पर्श रेखा। अगर ये विद्युत क्षेत्र का इस तरफ जा रही है तो हम दिशा कौन सी लेंगे? स्पर्श रेखा की। अगर विद्युत क्षेत्र का इस तरफ जा रही है तो दिशा कौन सी लेंगे? समझ में आ गया आपको? तो आप इस तरह से बल की दिशा बता सकते हैं। इसके बाद आती है अगली प्रॉपर्टी, तो उसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे तो आपका नोट्स हैं, लेकिन क्योंकि अभी आपने पढ़ा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद पढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी, 7वीं 8वीं और उसके बाद की। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, विद्युत क्षेत्रिकाएं जब धनात्मक आवेश से बाहर आती है या ऋणात्मक आवेश की ओर जाती है तो किस एंगल पर ये आती है? कितना एंगल बनाती हैं? कितना कोण बनाएंगी धनावेश या ऋणावेश की सतह से? अब तक आपको ये समझ में आ गया कि बल की दिशा कैसे निकालनी है, विद्युत क्षेत्र के अंदर किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, किस पॉइंट पर वीक होगा। अब अगली प्रॉपर्टी मान लो, अभी ये अगली वाली जो प्रॉपर्टी है मैं दो तरीके से बताऊंगा। अभी आपको अगर सिंपल तरीके से समझना हो तो अभी इसे देख लो, उसके बाद एक और तरीका बताएंगे। मान लो ये धनात्मक आवेश है, पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेश है। अगर हम इसे थोड़ा और बड़ा बनाए साइज में, क्योंकि ये तो इतना बड़ा होता है पॉइंट चार्ज। अब अगर हम इसे थोड़ा सा और जूम करें तो कैसा बनेगा? इस तरह का। और थोड़ा बड़ा बना इस तरह का। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है? इसकी सरफेस, सतह। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं धनात्मक आवेश की? तो आंसर बाहर जाती हैं इस तरह से, इस तरह से। अब ये गोल क्यों बनाया है? क्योंकि पॉइंट तो गोल ही होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस धनावेश की सतह से कितना एंगल बना रही है? तो आपको दिखाई दे रहा है एंगल। कितना एंगल बन रहा है? 90। ये एंगल कितना है? 90। ये भी 90। ये भी 90। सारे एंगल कितने हैं? 90। अगर कोई दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खींचे यहाँ तो ये भी कितना एंगल बनाएगी? 90। तो हम बोल सकते हैं कि धनात्मक विद्युत क्षेत्रिकाएं धनावेश के पृष्ठ से हमेशा कैसी निकलती हैं? लंबवत बाहर आती हैं।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑर्बिट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद अगर चार्ज नेगेटिव हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी ही होगी, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। किस तरफ होगी? अंदर की, इस तरह से। एंगल कितने बनेगा? तब भी 90, तब भी ये कैसी होंगी? लंबवती होंगी। तो हम बोलेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश के पृष्ठ से लंबवत बाहर आती हैं और ऋणावेश के पृष्ठ पर लंबवती प्रवेश करती हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस और माइनस दोनों के पृष्ठों की कैसी होती है? लंबवत। दोनों के पृष्ठों के लंबवत होती है, दोनों के पृष्ठों के लंबवत होती है। ये होगी 7वीं विशेषता। समझ में आ गया होगा कि क्यों होती है? अभी मैंने डायग्राम बना के आपको बता दिया। अब इसी प्रॉपर्टी को कुछ और अच्छे से समझना हो और अच्छे से बताना हो कि किस तरह से ये लंबवत होती है, तो उसके लिए अब जिनके समझ में आ चुका है वो, और आगे का नहीं समझ में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा और गहराई में जाना है। जिनको नहीं समझना है ज़्यादा गहराई की बात, तो वो ये याद कर लो, क्योंकि ये 7th प्रॉपर्टी किस तरह से लंबवत होती है। अगर हमसे कोई पूछे कि प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो हम कैसे प्रूव करेंगे? देखो, ये मान लो कोई सरफेस है किसी चार्ज की, इस तरह का चार्ज, थोड़ा बड़ा बना देंगे, जैसे भी हमने बलून लिया था उस तरह की कोई चीज है। इसके ऊपर क्या है? आवेश। अब आवेश है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इस प्रॉपर्टी के हिसाब से लंबवत होगा। लेकिन अगर हम इसे लंबवत नहीं माने, हम इसे क्या माने? इस एंगल पे, किसी एंगल थीटा पे मान लें, तो हम कैसे प्रूव करेंगे कि लंबवत ही होगा? तो इसे प्रूव करने के लिए आप 2 बातें समझ लो, जिनको नहीं पता, वैसे आपको आती होंगी, और मैं तो ये मान के चलूंगा आपको नहीं आती। कौन कौन सी बातें? पहली, किसी सदिश के घटक कैसे बनाए जाते हैं, कंपोनेंट में कैसे डिवाइड करेंगे किसी वेक्टर को। मान लो ये कोई वेक्टर है ए, और ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो इसके 2 कंपोनेंट आएंगे, एक एक्स एक्सिस पे आएगा एक्स कंपोनेंट, एक वाई एक्सिस पे आएगा वाई कंपोनेंट। एक्स एक्सिस पे जो कंपोनेंट आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू होगी ए कॉस थीटा, और इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी? ए साइन थीटा। तो आपको बस एक ही बात याद रखनी, साइन आएगा, एक में कॉस आएगा। कॉस किस में आएगा? जिसपे एंगल बन रहा है, कोण वाली अक्ष पर कॉस वाला घटक आएगा। जिस एक्सिस पे कोण बनेगा उस पर कौन सा घटक आएगा? कॉस वाला। कोण वाली अक्ष पर कॉस वाला घटक। समझ में आ गया आपको? तो जिस एक्सिस से एंगल बन रहा है उस पर हमेशा कॉस वाला कंपोनेंट आएगा। ये बात आपको याद रहेगी। एक बात तो आपको ये समझनी है। दूसरी बात, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अगर किसी क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड ई में ले जाएं तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? क्यू ई। कितना बल लगेगा? क्यू ई। समझ में आ गया आपको? ये 2 बातें आपको इसमें याद रखनी है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितने एंगल पे? तो सतह के साथ कितना कोण बन रहा है? थीटा। अब हम इस विद्युत क्षेत्र के 2 घटक बना लेते हैं, एक ये वाला घटक और ये वाला घटक। ये घटक कितना होगा? ये वाला, तो ये आएगा ई साइन थीटा। ये कौन सा घटक है? लंबवत। ये कौन सा घटक है? ई कॉस थीटा। ये सतह के समांतर है, इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्षैतिज घटक। 2 घटक हो गए। अब ये विद्युत क्षेत्र का एक मान है, मतलब एक टुकड़ा है, एक कंपोनेंट है। समझ रहे आप? विद्युत क्षेत्र ई के हमने 2 टुकड़े कर दिए, एक ये वाला है, एक ये वाला। ये भी विद्युत क्षेत्र, ये भी है। ये समांतर दिशा में है और ये लंबवत दिशा में है। 2 विद्युत क्षेत्र हैं। अब ये जो वस्तु हमने ली है ये कैसी आवेशित है? आवेशित है तो इस बिंदु पर भी कोई आवेश हो, मान लो कितना है? क्यू। तो ये जो क्यू आवेश है, इस क्यू आवेश पर इस विद्युत क्षेत्र की वजह से बल लगेगा। कितना बल लगेगा? तो क्यू ई साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा, क्यू ई कॉस थीटा। और इस कंपोनेंट की वजह से भी बल लगेगा, कितना? क्यू ई साइन थीटा। अभी इस पर ध्यान दो, अगर ये बल लगेगा तो ये आवेश इस बल के कारण क्या करेगा? गति करना प्रारंभ कर देगा। मतलब अगर किसी बॉडी को हमने चार्ज दे दिया, जैसे इसके ऊपर हमने चार्ज रख दिया और उस ये यहाँ पे कोई चार्ज है, ठीक है? अब इस चार्ज पे जैसे ही बल लगेगा, फोर्स लगेगा, तो ये चार्ज क्या करेगा? मोशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि बल लगेगा तो गति भी होगी। अगर ये चलेगा इस सरफेस पे तो क्या होगा? करंट फ्लो होनी चाहिए। चार्ज जब चलता है, वो तो आगे का चैप्टर, लेकिन अभी आप जानते हो कि चार्ज जब फ्लो होता है, आवेश जब गति करेगा तो क्या होगा? करंट फ्लो होगी।
लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो वो चार्ज कहाँ होता है, उसकी सरफेस में ही रहता है, मोशन थोड़ी करेगा। क्योंकि अभी मान लो इसको हमने रगड़ लिया तो इसके अंदर करंट थोड़ी फ्लो होने लगेगी, इसमें क्या है, केवल चार्ज है, वो चार्ज जहाँ है वहीं रहेगा। इसका मतलब है कि ये चार्ज मोशन नहीं करेगा। मोशन क्यों नहीं कर रहा, इसका मतलब ये फोर्स काम नहीं कर रहा। ये वाला जो बल है ये कितना है, 0। तो ये जो क्यू ई साइन थीटा है इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो क्यू तो 0 नहीं है, ई की वैल्यू भी 0 नहीं है, सॉरी कॉस थीटा 0 कौन है फिर, कॉस थीटा। और अगर कॉस थीटा की वैल्यू 0 है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। और थीटा अगर 90 है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ना होकर कैसे होगा, ऐसे होगा। समझ में आया आपको। तो ये प्रूव भी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी चार्ज की कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, चाहे चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। समझ में आ गया आपको, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। समझ में आ गया। और जिनको ये बात समझ में नहीं आई वो पुराना वाला डायग्राम है, तो ये प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाता है, बाहर जाएगा कितने एंगल पे, 90 डिग्री, 90 किसी भी जगह। समझ में आ गया आपको, दोनों तरीके से बता दिया। इसके बाद आती है अगली प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी भाई अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं वो अभी तक हमने नहीं पढ़ा। क्यों करते हैं वो भी हम इसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी से समझ सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी है विद्युत क्षेत्रिकाओं में अपनी लंबाई के अनुरूप सिकुड़ने की प्रॉपर्टी पाई जाती है। मतलब ये क्या हो सकती है, श्रिंक हो सकती है। किसकी तरह, जैसे एक रबर होती है, एक रबर को अगर हम खींचते हैं तो वो क्या होने की कोशिश करती है, छोटी। विद्युत क्षेत्रिकाएं बिल्कुल ऐसी ही होती है। अब अगर ऐसी ही होगी तो क्या होगा, जैसे मान लो हमारे पास एक रबर है, अगर हम इसको एकदम खींच दें और खींच के 2 बिंदुओं पर बांध दें तो ये क्या करेगी, इन दोनों बिंदुओं को खींचेगी अपनी तरफ। ये रबर क्या करेगी, खींचेगी। इसी तरह से अगर हमारे पास एक प्लस है और एक माइनस है, इनके बीच में क्या चीज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से होती है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करेंगी, अपनी लंबाई के अनुसार, क्योंकि ये इसकी तरह ही है तो ये भी क्या करेंगी, खींचेगी इधर से इस प्लस को, इधर से इस माइनस को। तो इनको खींचेंगे तो ये प्लस और माइनस क्या होंगे, पास पास आ जाएंगे। तो पास पास क्यों आए, समझ में आया आपको। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में विद्युत क्षेत्र रेखाओं में अपनी लंबाई के अनुसार सिकुड़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और इसका सिकुड़ने की वजह से ही क्या हो रहा है, आकर्षण बल लग रहा है। तो 2 विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल क्यों लगता है, समझ में आया आपको। इसका रीजन क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का सिकुड़ना, छोटा होना। इस छोटे होने की वजह से 2 विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है। तो एक ये प्रॉपर्टी होगी। 8 विद्युत क्षेत्र में लंबाई के अनुसार सिकुड़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। सिकुड़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। समझ में आ गया ना आपको। सिकुड़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है जो विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण को दर्शाती है। इसके बाद आती है अगली प्रॉपर्टी, आकर्षण को दर्शाती है। इसके बाद है 9 अगली प्रॉपर्टी क्या है। अगली प्रॉपर्टी विद्युत क्षेत्रिकाओं में अपनी लंबाई के अनुसार फैलने की प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब ये क्या कर सकती है, बड़ी भी हो सकती है। विद्युत क्षेत्रिकाओं के बड़े होने से क्या होगा, तो देखिए आप मान लो ये कोई प्लस चार्ज है और ये दूसरा भी क्या है, प्लस है। अब यहाँ से क्योंकि प्लस प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगी, बाहर जाएंगी इस तरह से, इधर भी जाएंगी इस तरह से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जाते जाते इस तरफ जाएगी और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी क्या होगी, बाहर निकलेगी और ऐसे आगे बढ़ेगी। अब ये दोनों काट तो नहीं सकती एक दूसरे को, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, 2 विद्युत क्षेत्रिकाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। नहीं काटती तो ये क्या करेंगी, कि एक दूसरे पे क्या करेंगे, बल लगाएंगे। क्योंकि दोनों प्लस से आ रहे हैं तो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्योंकि ये काट तो सकती नहीं है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को बल लगाएंगे। किस तरह से बल लगाएंगे, ये इस पर इस तरफ बल लगाएगी, ये इस पर इस तरफ बल लगाएगी। जब ये बल लगेगा तो ये विद्युत क्षेत्रिका क्या करेगी, इस धनावेश को पीछे की ओर धकेलेगी। चलो इस डायग्राम में तो ये तो बनाते हैं, यहाँ धकेलेगी तो क्या होगा, इस तरह से डायग्राम बनेगा, ये प्लस और ये विद्युत क्षेत्रिका इसको इस तरफ धकेलेगी और ये वाली विद्युत क्षेत्रिका इसको इस तरफ धकेलेगी। तो ये दोनों आवेशों के बीच की जो गैप है, दूरी है, वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। विद्युत क्षेत्रिका किस तरह से बनेगी, इस तरह से, और ये आगे चल के पैरेलल हो जाएंगे। ऐसा ही नीचे की तरफ भी होगा। तो विद्युत क्षेत्रिकाएं कैसी होगी, बड़ी बड़ी होगी।
अपनी लंबाई के अनुसार क्या हो रही है, फैल रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन एक्सपैंड अलोंग देयर लेंथ। विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपनी लंबाई के अनुसार फैल सकती हैं। और इनका फैलना किसे दर्शा रहा है, इनका फैलना दर्शा रहा है समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण को। तो इसी जैसी प्रॉपर्टी हमने ये लिखी है वैसी ही अगली मिलेगी। क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं में लंबाई के अनुसार फैलने की प्रवृत्ति पाई जाती है जो समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण को दर्शाती है। समझ में आ गया आपको? तो ये फैल भी सकती है, सिकुड़ भी सकती है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, नाइन्थ। अब आती है 10th प्रॉपर्टी। अब तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बिल्कुल कैसी हैं, रबर की तरह, बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। रबर बड़ी और छोटी क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता की। प्रत्यास्थता का गुण होता है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं में भी कौन सी प्रॉपर्टी है, इलास्टिसिटी की, प्रत्यास्थ है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी हैं, प्रत्यास्थ, प्रत्यास्थता का गुण है इनके अंदर, क्योंकि रबर की तरह बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। आपको समझ में आ गया? अगर आपको विद्युत क्षेत्र रेखाएं और उनकी प्रॉपर्टी, इनके गुण अच्छे से समझ में आ गए हों तो वीडियो को लाइक कर देना। सब्सक्राइब तो कर ही लिया आपने, नहीं किया हो तो कर लेना, और शेयर भी किया करो ताकि दूसरे बच्चे भी इसको देख पाएं। बाय।